नमस्कार। चलिए एक ऐसे जमाने की कल्पना करते हैं जहां कवि अपनी कलम से तलवारों की कहानियां लिखते थे और राजाओं की बहादुरी उनके लिखे गीतों में गूंजती थी। आज हम सब मिलकर उसी दुनिया का एक सफर करने वाले हैं, मध्ययुगीन भारत के रासो साहित्य की वीर गाथाओं की दुनिया का। तो चलिए सीधे चलते हैं हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में, जिसे आदिकाल कहा जाता है। ये वो वक्त था जब भारत के राजदरबार सिर्फ सियासत के अखाड़े नहीं थे, बल्कि वो कवियों और उनकी वीरता से भरी कविताओं के बड़े सेंटर हुआ करते थे। अच्छा, तो ये रासो साहित्य आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक राजा है और उसका एक दरबारी कवि, जिन्हें चारण कहते थे। इन चारण कवियों का काम था अपने राजा की शान में, उनकी बहादुरी पर, उनके लड़े युद्धों पर बड़े बड़े महाकाव्य लिखना। ये कविताएं असल में राजा को एक सुपर हीरो की तरह पेश करती थीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये जो शब्द है रासो, ये बस एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए देखते हैं कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक सवाल पर विद्वानों के बीच कितनी लंबी बहस चली है। क्या ये शब्द किसी यज्ञ से आया, या किसी रसायन से, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? जवाब एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। यहां देखिए, ये किसी दिमागी कसरत से कम नहीं है। एक तरफ गारसादा तासी हैं जो इसे राजसूय यज्ञ से जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक कहते हैं कि इसका ताल्लुक रसायन शब्द से है। कुछ विद्वान इसे रहस्य मानते हैं, तो कुछ रसिक। इतने सारे सिद्धांत, साफ पता चलता है कि इस एक शब्द ने बड़े बड़े जानकारों को कितना उलझाए रखा। लेकिन इतनी सारी अलग अलग थ्योरीज के बीच आज के समय में ज्यादातर विद्वान एक बात पर आकर सहमत हो जाते हैं, और वो ये है कि रासो शब्द की असली जड़ रासक शब्द में है। और इस रासक वाले सिद्धांत को मानने वालों में हिंदी साहित्य के कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं। जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर दशरथ ओझा जैसे दिग्गजों ने इस मत का समर्थन किया, तो जाहिर है इसे सबसे ज्यादा वजन मिलना ही था। तो चलिए, नाम की पहेली तो एक तरह से सुलझ गई, लेकिन असली खजाना तो इन महाकाव्यों के अंदर हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो रासो साहित्य को इतना खास बनाती हैं। तो रासो साहित्य का डीएनए क्या है? पहली बात, इन्हें लिखने वाले चारण कवि थे जो अपने राजा के सबसे बड़े फैन हुआ करते थे। दूसरी बात, इनमें वीरता का ऐसा जिक्र होता था जो अक्सर बढ़ा चढ़ाकर, मतलब हकीकत से भी बड़ा लगता था। तीसरी बात, युद्धों का वर्णन इतना असली होता था कि लगता था जैसे शब्दों से ही तलवारों की खनक सुनाई दे रही हो। और हाँ, ये कविताएं उस जमाने के समाज का आईना भी थीं और डिंगल और पिंगल जैसी खास शैलियों में लिखी जाती थीं। इन काव्यों के दिल में दो इमोशन सबसे अहम थे। पहला और सबसे जरूरी था वीर रस, मतलब वीरता और युद्ध का जोश। लेकिन उसके साथ साथ श्रृंगार रस, यानी प्रेम और रोमांस की कहानियां भी चलती थीं। कई बार तो किसी राजकुमारी के लिए होने वाले युद्धों में ये दोनों रस ऐसे घुल मिल जाते थे, जैसा कि हमें पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं में देखने को मिलता है। और अब आता है वो सवाल जो रासो साहित्य को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। क्या ये इतिहास है या कोरी कल्पना? क्या इन कविताओं में लिखी बातों को सच माना जा सकता है, या ये सिर्फ कवियों की शानदार सोच का नतीजा है? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं। ज्यादातर विद्वान इन रचनाओं को अर्ध प्रमाणिक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी नींव तो ऐतिहासिक घटनाओं पर ही रखी गई है, लेकिन कवियों ने उस पर अपनी कल्पना का इतना खूबसूरत महल बना दिया है कि सच और कहानी कहाँ अलग होते हैं, ये बताना मुश्किल हो जाता है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि जब हम ऐसी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ये तय करना कितना मुश्किल है कि इतिहास कहाँ खत्म होता है और कल्पना कहाँ से शुरू होती है। शायद रासो साहित्य हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास को बताना सिर्फ सच बताना नहीं, बल्कि उसे एक यादगार कहानी बनाना भी है।